जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बाकी अपना रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन से भागना नहीं है। और ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। और ये ऐसा कोई भी ना सोचे, इस वीडियो को अगर कोई स्टार्टिंग से अभी जैसे स्टार्टिंग से नहीं, या इस वीडियो को भी कोई देख रहा होगा तो कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ उत्तराखंड एई के लिए करवा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन जनरल प्रैक्टिस के लिए है। कोई भी स्टेट एई जेई का, एसएससी जेई या जेपीएससी बीपीएससी जेई का कोई सा भी एग्जाम हो तो उसके पर्पज से मैं करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और ये मोर देन इनफ है। आप इतना क्वेश्चन कर लोगे तो आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आप ये मत सोचो कि ये किसी उत्तराखंड पीएससी लिखा हुआ है तो फिर उत्तराखंड पीएससी ही है। ये उत्तरा यूके पीएससी के अलावा जितना भी एई जेई है एग्जाम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देख लो उठा करके, यही आपको कोई भी जेई का बुक उठाओ या एई का, आपको ऐसा ही कंसेप्ट, यही चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो आपको हर जगह ये टैली करेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा और आपको थ्योरी ज़्यादा होगा। सिविल चेंज थोड़ी हो जाएगा, एक ही सिविल तो एई के लिए भी है, एक ही सिविल जेई के लिए भी है। तो आप इस हिसाब से पढ़िए और बाकी प्रोसीड करते हैं। और फिलहाल 520 तक हमने कर दिया था, 521 से आज हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है इंजीनियर्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इसको निपटाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीम विल हैव द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सेल्फ वेट क्या कह रहा है कि निगलेक्ट करना है। ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन होगा तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। तो अगर ये यूडीएल है तो इसका बीएमडी, तो आपको अगर ये यूडीएल है तो इसका बीएमडी आपको पता है कि बीएमडी इसका कैसे ड्रॉ करोगे। इसका बीएमडी हो जाएगा, ये बीएमडी हो जाएगा, अरे यार, बीएमडी इसका पाराबोलिक होगा। बीएमडी इसका पाराबोलिक होगा। ठीक है। तो चलिए, इसका बीएमडी पाराबोलिक होगा। इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको नहीं मिला। ठीक है। तो इसमें नहीं मिला, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे पाइए, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर द ओवरहैंग बीम विथ लोडिंग ओनली ओवर द सपोर्टेड स्पैन एंड नॉट ओवर द ओवरहैंग। देखिए कह रहा है कि एक ओवरहैंग बीम है और कह रहा है कि सपोर्टेड स्पैन पे ही लोड है, लोडिंग ओनली ओवर द सपोर्टेड स्पैन, देन ओवरहैंग बीम पे नहीं है। तो इसका अगर आप बीएमडी बनाओगे तो इसका बीएमडी क्या बनाओगे, यही बीएमडी बनाओगे। और इधर तो कुछ भी नहीं होगा, इसका इधर इधर तो कुछ भी नहीं होगा और आपका बीएमडी क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको क्या मिला, नहीं मिला। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तीसरे ऑप्शन पे आइए, फिक्स्ड बीम विथ हैव द कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोड। फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड बोल रहा है। फिक्स्ड बीम बनाइए और एक कंसंट्रेटेड लोड लगा दीजिए सेंटर पे। ठीक है। आपको इसका बीएमडी हमने बता रखा है कैसा, कि इसका बीएमडी बनाना है ऐसा। ठीक है। और इसका बीएमडी ये, तो ये वैल्यू कितना बताया था आपको, ये बताया था PL/8। अगर ये P है, ये P है तो PL/8, ये भी बताया था कितना, PL/8। और ये भी बताया था कितना, ये भी बताया था आपको PL/8, PL/8। ठीक है। तो आपका इसमें कितना मिला, एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और एक पॉइंट ये कॉन्ट्राफ्लेक्चर। आप यानी कि आपको यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल गए, एक ये एक ये, दो। तो ये हो गया आपका आंसर सी। द कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर एक कोई कैंटिलीवर है और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है तो इसका अगर आप यूबीएल लग रहा है तो इसका अगर बीएमडी बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका बीएमडी, ये यूबीएल है तो बीएमडी बनेगा 3 डिग्री पैराबोला। 3 डिग्री पैराबोला बनेगा तो ये बनेगा आपको 3 डिग्री पैराबोला। ये होगा 3 डिग्री, ये कर्व होगा कौन सा, 3 डिग्री कर्व होगा। तो ये आपका इसमें भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है। ये भी इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो आप आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर हो गया सी। चलिए, और 521 हो गया, 522 पे चलते हैं। 522 पे 522 पे है, which of the following statement is correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। शियर फोर्स इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का पहला डेरिवेशन क्या होता है, शियर फोर्स होता है, सही बात है। चलिए दूसरा पे आइए, शियर फोर्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ लोड, यानी कि ये बोल रहा है dw/dx, ये बोलता है कि शियर फोर्स होता है, ये तो ऐसा तो कभी नहीं होता, ये गलत है। शियर फोर्स तो बेंडिंग मोमेंट का होता है। और लोड इंटेंसिटी ऑन द बीम इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, शियर फोर्स मिलता है, ना कि लोड मिलता है। ठीक है, तो ये आंसर भी गलत हो गया, यानी कि आपको शियर फोर्स मिलता है, लोड नहीं मिलता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स, ये भी नहीं है। बोल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स का करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स का क्या होता है, लोडिंग होता है, लोडिंग होता है, तो ये भी नहीं होता है, शियर फोर्स नहीं आता है। नॉट इक्वल टू शियर फोर्स, शियर फोर्स नहीं होता है, शियर फोर्स नहीं होता है, यानी कि शियर फोर्स नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया आपका, आंसर हो गया आपका ए 523, 522 का हो गया, 523 पे आते हैं। 523 में क्या रहा है, 523 में क्या रहा है, the area of shear force diagram between the points of span represent the area of shear force diagram between 2 point of span, area of shear force diagram between 2 points of span represent। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ एसएफडी, एरिया ऑफ एसएफडी, हाँ ये कह रहा है कि एरिया ऑफ एसएफडी, एरिया ऑफ एसएफडी बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन अगर कोई बिटवीन पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट आपको ये क्या देता है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस दे देता है आपको, बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस देता है, डेल्टा एम लिखते हैं हम लोग इसको। तो इसको क्या लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब इस पे आइए, चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट नहीं देता है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, और चेंज इन ये देता है, यही आंसर है आपका। चेंज इन लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स ये नहीं देता, चेंज इन लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स ये देता है शियर फोर्स। चेंज एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का शियर फोर्स का डायग्राम जो का एरिया बेंडिंग मोमेंट देगा, और लोडिंग का एरिया, लोड का एरिया शियर फोर्स देगा। तो शियर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ये भी नहीं होगा। तो 523 का आंसर आपका कौन सा हो गया, 523 ना, 523 का आपका आंसर हो गया कौन सा, 523 का आंसर हो गया आपको बी, यानी कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, 523 हो गया। 524 पे आते हैं, 524 पे, 524 पे, 524 पे आइए। द बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट ए ऑफ अ बीम एज शोन बिलो, पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट पूछा है, इस पे आपको बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, इस पे बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, हिंज पे है तो हिंज पे आप आधा आधा काट सकते हो बीम को, इसका मैं इसको मैं 2 पार्ट में ड्रा करूंगा। ठीक है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अगर यहाँ पे लोड लग रखा है, यहाँ पे लोड रखा है, तो मैं इसको आर मान के चल रहा हूँ, और ऊपर से भी मैं आर मान के चल रहा हूँ, और ये पी है। ठीक है, और ये पी है, तो अब आपको क्या है, आर प्लस ये कौन सा है, सी, और ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा है, ए, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट मान के चलिए, ये बी पे लोड लग रहा है, और ये हिंज लग रहा है सेंटर पे, तो ये हिंज वाला पॉइंट है। तो चलिए ठीक है, इसको करते हैं, आर प्लस आर सी, ये हो गया आर सी, आर प्लस आर सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू लिखेंगे लोड, इक्वल टू लोड। अब इसको आप इसको क्या करना है कि आर का वैल्यू निकालना है ना, तो आर प्लस आर, इसको एक काम करिए, मोमेंट अबाउट सी का 0 कर लीजिए। ठीक है, मोमेंट अबाउट सी करेंगे तो सीधा आर निकलेगा, मोमेंट अबाउट सी करते हैं तो क्या लिखते हैं, आर इंटू एल, ये L/2, ये L/2 है, और ये भी L/2 है, तो R इंटू एल, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा P इंटू L/2, और L से L कट गया, तो R क्या हो गया, R इक्वल टू P/2 आया, R इक्वल टू R इक्वल टू क्या आ गया आपका P/2। तो यहाँ पे R का वैल्यू रख दीजिए P/2, यहाँ का भी रख दीजिए P/2, और आपको क्या पूछ रहा है, एरिया, इस पे मोमेंट पूछ रहा है, तो ये इधर से देगा, तो ये इस पे मोमेंट कितना बना के दे देगा, P/2 इंटू, और ये डिस्टेंस क्या है, L है, तो आपका मोमेंट एट पे कितना हो जाएगा, P/2 इंटू L, यानी कि PL/2
ये आपका मोमेंट दे देगा ए पे। तो इसका आंसर क्या हो गया 524 का, 524 का आंसर हो गया PL/2, यानी कि आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, 525 पे आइए। 525 पे करा द यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी W per length and is applied at the propped cantilever of a span L, then the bending moment at the fixed end पे bending moment पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक propped cantilever beam है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है और लोडिंग इंटेंसिटी इस पे कितना है W किलो न्यूटन पर मीटर, W न्यूटन का इस पे। तो एक ये लगा दीजिए, यूडीएल लगा हुआ है और ये प्रॉप्ड है तो प्रॉप्ड कर दीजिए। अब बोल रहा है कि आप हमको इस पे मोमेंट लगा के बताओ। ठीक है, मोमेंट बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड पे। तो ये पर मोमेंट आपको पूछ रहा है। पहले तो ये निकाल लीजिए, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको बी मान लिया हमने, तो आर बी निकालना है पहले। तो ऊपर का बी इसको मान ले आर बी इंटू एल क्यू। अगर ये डिस्टेंस एल है तो एल क्यू रखिए, आर बी इंटू एल क्यू और 3EI। और पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, इसकी वजह से अभी तो रिएक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन निकाला, अब पॉइंट लोड के ये यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो यूडीएल की वजह से क्या निकालते हैं, WL⁴ पर WL/4 ओवर 8EI। EI से EI कट गया और LQ से L⁴ कट के क्या बच गया, L बच गया, L से L बच गया। तो RB आपका क्या आ गया, RB आ गया 3/8 WL। ठीक है, तो ये हो गया आपका RB का वैल्यू आ गया 3/8 WL, ये आ गया 3/8 WL। अब लिखिए मोमेंट अबाउट ए पे लिखना है आपको ये, और इधर का मोमेंट क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये साइकिल कर रहा है ना, तो 3/8 WL इंटू L, ये तो हो गया इधर का। और इसको कर लीजिए क्या, और माइनस कर लीजिए W इंटू L इंटू L/2। तो ये क्या हो गया 3W। इसको दोबारा से करिए, इसको लिख सकते हैं 3WL²/8 माइनस WL²/2। तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 करेंगे, 4 3 में 4 माइनस WL²/8। मोमेंट एट ए आया आपका WL²/8। ठीक है, तो आप इसको लेके WL²/8 आया। तो इसका 525 का आंसर क्या हो गया, 525 का आंसर हो गया आपका डी। 527 में कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू sections is equal to the difference between the bending moment equal to those area. Algebraic sum of the area of SFD, area of SFD अभी आपको बता रखा था, यही कंसेप्ट बता गया हूं मैं कि दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है ना बेंडिंग मोमेंट का, वो दे देता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलिए अगला ऑप्शन बोला अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द शियर फोर्स डायग्राम। ये नहीं होता है, shear force diagram नहीं होता है। simply supported beam algebraic sum of the area of shear force diagram on left side of on any section is same that of the right side। बिल्कुल सही बात है, चाहे लेफ्ट से लो या राइट से लो, किसी एक तरफ का algebraic sum जो होगा वही होगा आपका shear force। तो ये भी आंसर आपका सही हो गया। चौथा पे आइए, the simply supported beam of algebraic sum of the area of bending moment diagram between left and section and is same at the right section। simply supported beam algebraic sum of the area of bending moment, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूं, तो बेंडिंग मोमेंट में नहीं होता है। तो आपका आंसर हम यहाँ से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आपका आंसर सही हो रहा है। आपका एक तो पहला आंसर सही हो रहा है, उसके बाद आपका एक तीसरा आंसर सही हो रहा है। तो 527 का आंसर क्या लिखोगे, 527 का आंसर हो गया आपका क्या, 527 का आंसर हो गया आपका 1 और 3, यानी कि आंसर ये ठीक है। 528 पे आते हैं। 528 में कह रहा है द बीम सोन बिलो द वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इस बीम को हम दोबारा ए पे और बी पे आपको रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, दोबारा से ड्रॉ करना है। तो ये दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर पे क्या है कि एक ये वाला 5 किलो न्यूटन का लोड आएगा, 5 किलो न्यूटन का लोड आया, और ये डिस्टेंस है कितना, तो 1 मीटर। तो 5 × 1 और ये दे देगा किसके, क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर का।
मोमेंट दे रखा है। अब आर ए प्लस आर बी निकाल लीजिए। आर ए प्लस आर बी आपका क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी 5 किलो न्यूटन है, और मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी को हम जीरो लेके चल रहे हैं यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या कि ये है अगर आपका ए और ये है आपका बी, तो ये है आर ए और ये है आर बी। आर ए को आर ए इंटू ये 2 मीटर का है, और ये यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है, तो आर ए इंटू 5 मीटर और इक्वल टू लोड का कर दीजिए। लोड का क्या कर दीजिएगा, आर ए इंटू 5 मीटर और आर ए इंटू 5 और लोड का लिखिए माइनस लिखेंगे ना, ये यहाँ पे लोड आ रहा है और यहाँ तक का मोमेंट ले रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट जा रहा है, तो ये आपका दे देगा कितना 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3, और ये दे देगा क्लॉकवाइज में मोमेंट दे रहा है 5 का इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या लिखोगे, आर ए इक्वल टू क्या लिखोगे -15 प्लस 5 यानी कि -10, और इधर आ जाएगा +10 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना देगा 2 किलो न्यूटन का। आर ए दे दिया आपको कितना, आर ए दे दिया आपका 2 किलो न्यूटन का, आर ए मिल गया आपको 2 किलो न्यूटन। तो आर बी कितना आ जाएगा, आर बी आ जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी 5 है, आर ए प्लस आर बी 5 है, तो अगर आर ए 2 है तो आर बी कितना है 3 है। ठीक है, तो आर ए आर बी आ गया, आर ए कितना आ गया 2 किलो न्यूटन और 2 और 3 तो 528 का आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, 528 का आंसर हो गया ए। 529 पे आते हैं, 529 में कह रहा है द 529 का कह रहा है द आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो व्हिच ऑफ द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी पूछ रहा है शियर फोर्स डायग्राम, बी इज एट इंटरनल हिंज, बी क्या है आपका इंटरनल हिंज है। इसमें तो ए भी तो लिख ही नहीं रखा है, ए हाँ ए ये रख रखा है, ए आपका ये है और ए आपका ये है, तो मैं कंटिन्यूएशन में कर देता हूं मैं इसको, ए बी सी और डी, बी आपका हिंज है यानी कि यहां पे कहीं हिंज है। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करिए। यहां पे क्या कह रहा है कि आपका ये बी पॉइंट है और ये हिंज है सॉरी, और यहां से यहां तक आपका यूडीएल है, और सी पे एक रिएक्शन है, और ये डी पे आपको क्या है, ये 50 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, और ठीक है, और कुछ दे रखा है ये 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का, ये 2 मीटर सबका दे रखा है, 6 मीटर का है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट क्या जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं कि मोमेंट अबाउट बी पे जो होगा 0 होगा। पहली बात, पहला कंसेप्ट है ये, हिंज के अबाउट क्या होगा, मोमेंट हिंज पे 0 होता है, तो हिंज पे मोमेंट 0 करिए, तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं हम। पहला हो गया क्या, ए, ये हो गया बी, यहाँ पे हिंज है। दूसरा क्या है, यहाँ पे है आपका बी, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, यहाँ पे लग रहा है 50 किलो न्यूटन का लोड, और यहां से यहां तक यूडीएल है। ठीक है, सॉरी, मोमेंट अबाउट बी लीजिए, ये आरसी है, मोमेंट अबाउट बी लीजिए कितना आ रहा है, मोमेंट अबाउट बी लेंगे तो ये आ जाएगा आपको मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 होगा, तो मोमेंट अबाउट बी करिए और 0 कर दीजिए। मोमेंट अबाउट बी करिएगा तो 50 इंटू ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, दो ने 4, 50 इंटू 4 यानी कि ये क्या है प्लस में, और माइनस आरसी इंटू 2, और ऊपर से लोड आ जाएगा, लोड कितना आएगा माइनस का, लोड माइनस का नहीं आएगा, लोड आएगा प्लस का, लोड आएगा कितना 10 किलो न्यूटन और 4 10 का 40 और 2 किलो न्यूटन का इसेंट्रिसिटी, और इक्वल टू 0 करिएगा इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 280 इक्वल टू आरसी इंटू 2, और यहां से हम आरसी का वैल्यू लिखेंगे कितना 280 14 दूना 28 यानी कि 140, आरसी का वैल्यू आ गया 140 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आरसी का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे 140 किलो न्यूटन।
सी आ गया आपको 140 किलो न्यूटन का, ठीक है। आरसी आ गया 140 किलो न्यूटन। तो अब क्या करना है कि अगर आरसी आपका 140 है तो इधर अब आपको यहाँ पे रिएक्शन पता होगा, तो मान लेता हूं मैं एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन आपका, अगर मैं इसको इधर से मानता हूं तो इसको अपोजिट साइड से मान लेता हूं मैं। चलिए इसको अपोजिट साइड से, ये अपोजिट साइड से, यहां पे एक मोमेंट लग रहा होगा अपोजिट साइड से। चलिए अब आर ए आर सी निकाल लेते हैं। क्या लिखते हैं कि अगर आर ए का वैल्यू, आर ए अगर ये आर है, ये आर है, तो आर प्लस आर सी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करिए, इससे वैल्यू क्या होगा हमारा आर निकल जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स करिए, अपवर्ड फोर्स कर दिया, डाउनवर्ड फोर्स करिए। डाउनवर्ड फोर्स कितना है 50 और ये कितना हो गया 10 चौका 40, 10 चौका 40, 50 40 90 हो गया। तो आर कितना आया यहाँ से, और आर सी का वैल्यू आप निकाल रखे हैं 140, तो ये हो गया 90 माइनस 140, यानी कि कितना आ गया -50, -50 किलो न्यूटन। तो आर का वैल्यू आ गया -50, ये आया -50। -50 का मतलब क्या है, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि हमने जो साइन माना है उस डायरेक्शन में वो साइन नहीं है। वो साइन किस डायरेक्शन में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये साइन जो हमने माना है ये गलत है और ये भी गलत है। आर का वैल्यू आपका ऐसा लग रहा है और ये वैल्यू आपका अपोजिट में लग रहा है। अब ये आर का वैल्यू 50 है और ये आर का वैल्यू 50 है। वैसे माइनस साइन से लिख रहे हैं तब भी ठीक है, और हमने अपोजिट कर दिया तो साइन क्या आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि अगर ये 50 है तो इस पॉइंट पे मोमेंट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को बराबर करिए। तो अपवर्ड फोर्स कितना है 50 किलो न्यूटन और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स है आपका 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, और 10 इंटू 2 तो बराबर नहीं हुआ, तो एक पॉइंट लोड क्या होगा, इस बीच में हमको कहीं एक पॉइंट लोड देना पड़ जाएगा। तो पॉइंट लोड देना पड़ जाएगा, तो हम कहाँ दे रहे हैं, पॉइंट लोड हम इंड पे दे रहे हैं। तो ये कितने का देंगे, ये सपोज दैट मान लीजिए x किलो न्यूटन का दे रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 20, 50 में से 20 गया तो ये हो गया 30, 30 किलो न्यूटन का, तो ये आ गया 30 किलो न्यूटन, ये आ गया आपको 30 किलो न्यूटन। अगर ये 30 किलो न्यूटन है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अब चलिए इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, क्या कि अब ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, और ये यहाँ पे लग रहा है 30 किलो न्यूटन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यूडीएल है। ये इस पॉइंट पे लग रहा है 50 किलो न्यूटन और इस पॉइंट पे लग रहा है 140 किलो न्यूटन, और ये आपका हिंज है, ये आपका हिंज है, और यहाँ पे 30 किलो न्यूटन है। अब बोल रहा है कि इसका एसएफडी आप ड्रॉ करके बता दीजिए। एसएफडी क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यूडीएल है, और पॉइंट लोड की वजह से तो सीधा सडनली डिक्रीज आता है। तो हम क्या करेंगे, 30 किलो न्यूटन का सडन डिक्रीज है, ये आ गया 30 किलो न्यूटन, और 30 किलो न्यूटन के बाद आएगा इंक्लाइंड लोड कहाँ तक, इसमें अब हिंज वगैरह हमने कंसिडर कर लिया है, ये आ जाएगा सी तक। सी तक आपका, अगर आपको सी पे शियर फोर्स आपको यहाँ देखना है कि कितना शियर फोर्स आ रहा है, शियर फोर्स यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ आप देख लो, निकाल लो कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड, और ये हो गया, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर, और 10 किलो न्यूटन का ये लोडिंग है, तो 10 इंटू 4 यानी कि 10 चौका 40, 40 किलो न्यूटन आ रहा है इस पॉइंट पे 70। तो यहाँ तक का तो वैल्यू आपको 70 मिल गया, और पॉइंट लोड है, सडन जंप करेगा तो ये वैल्यू सडन जंप कर गया, तो ये वैल्यू 140 है, तो ये भी वैल्यू 70 जाएगा, और 70 आएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये वैल्यू 50 आ रहा है, लास्ट वाला वैल्यू 50 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 50। तो आपका एसएफडी, फाइनल एसएफडी को आप अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइनल एसएफडी आपका यही हुआ 30 किलो न्यूटन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये हो गया, और ये, और फिर ये है 50, ये है 70, ये भी है 70, ये है 30। अब मैच कर लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है, 50 50 50, ये नहीं, हाँ ये 50 और 50, इस पॉइंट पे कोई शेयर फोर्स हिंज पे नहीं है, ये तो गया। इस पॉइंट का बात करते हैं, हाँ इस पॉइंट की बात करें, 50 110, 110 नहीं है, 70 है, 70 70, 140
और 30 और ये 50। आपका आंसर मैच कर गया सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 529 का हो गया, 530 पे आते हैं। 530 पे कह रहा है द बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 20 into इतना carries a central load of which bending moment at a section A is m and another section पे क्या है कि ये m प्लस डेल्टा m है। अगर कोई सेक्शन काटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे m है और यहाँ पे m प्लस डेल्टा m है, ठीक है, कोई सेक्शन है, या फिर ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हैं। अगर नॉर्मली बीम है तो यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट होगा और यहाँ पे भी कोई बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन ए एंड बी इज 1 मीटर। अगर ये हम इसको मान लेते हैं 1 मीटर है, तो उसके बाद बोल रहा है आपको ये 1 मीटर है, सेक्शन 1 मीटर है, और उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज नो एक्सटर्नल लोड एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी। ये ए और ये बी, कोई लोड इसके बीच का नहीं लग रहा है, और डेल्टा एम का वैल्यू क्या रखा है, 20 दे रखा है। देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द बीम, टॉ मैक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है, टॉ मैक्स आपसे पूछा है। तो इसका कंसेप्ट देख लीजिए क्या है कि इसमें कह रहा है कि टॉ मैक्स का वैल्यू पूछा है ना, तो टॉ मैक्स हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन दे रखा है तो टॉ मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 3/2 टॉ एवरेज। टॉ एवरेज लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, 3/2 शियर फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहां से शियर फोर्स निकालिए दो बेंडिंग मोमेंट का, तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या लिखेंगे, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे m प्लस डेल्टा एम माइनस एम पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर का दे रखा है तो m से तो m गया, डेल्टा m दे रखा है 20/1, तो ये और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, यही वैल्यू होगा आपके शियर के बराबर। ये वैल्यू आता है आपके, सॉरी इसको मिटाइए और अच्छे से लिखिए, इसको मिटाइए और इसको अच्छे से लिखिए, ये डिवाइड बाय 1 किया था और ये इक्वल टू हो जाएगा शियर फोर्स। तो ये आ गया कितना, चेंज इन वैल्यू, ये आ गया आपका शियर फोर्स, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट यही हो गया आपका शियर फोर्स। तो शियर फोर्स कितना आ गया 20। अब इसको सॉल्व करके लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3/2 इंटू शियर फोर्स का वैल्यू कितना है 20 और डिवाइड बाय एरिया लिखिए, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 200 mm, 20 किलोमीटर है ना, ये 20 किलोमीटर है, हाँ ये दे रखा है, ये 20 किलोमीटर मीटर का है। चलिए ठीक है, तो इसको रखिए 10 to the power 3, 10 to the power 3, 20 किलो न्यूटन हो गया, और इसको करिए क्या, इसको लिखिए 200 इंटू 300, तो एम्पियर बन गया। तो ये कितना हो जाए, 1 2 3 और एक ये 4, 3 जीरो और एक ये 4 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये टॉमैक्स का वैल्यू है ना, ये टॉमैक्स है। तो टॉमैक्स आपका क्या हो गया, टॉमैक्स इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। तो टॉमैक्स का वैल्यू कितना आया, 0.5 आया। इसमें मैच कर लीजिए कौन सा वैल्यू आपका कर रहा है, इसमें आपका वैल्यू मैच कर रहा है 0.5, यानी कि 530 का वैल्यू, 530 का आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका 530 का आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए 530 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं 531 पे। चलिए 531 से स्टार्ट करते हैं। द कैलकुलेट द शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी फॉर द शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों निकालना है, शियर और बेंडिंग दोनों निकालना है, शियर और बेंडिंग मोमेंट दोनों निकालना है, ठीक है, शियर बेंडिंग दोनों निकालना है। फॉर द बीम ए बी सब्जेक्टेड टू लीनियरली वेरिंग लोड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ लीनियरली वेरिंग लोड एट द पॉइंट 6 किलो न्यूटन एंड 4 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। पॉइंट बी इंटरनल हिंज है, ठीक है, पॉइंट बी आपका क्या है, इंटरनल हिंज है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, पॉइंट बी आपका इंटरनल हिंज है, तो पॉइंट बी के अबाउट हम क्या करते हैं, दोनों को तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका बीम ये है, पहला ये है पहला पोर्शन, और दूसरा पोर्शन आपका ये है, ठीक है, दूसरा पोर्शन ये है। अब चलिए, अब कह रहा है कि अगर ये वाला आपका सपोर्ट जो है, ये वाला, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। यहाँ पे लग रहा है 6 किलोमीटर, यहाँ लग रहा है 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर का, ये डिस्टेंस है 2 मीटर का, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ए, और यहाँ पे मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, तो इसको आर और इसको आर लिख देता हूँ, आर बी, और इसको लिख देता हूँ आर बी डैश।
और इसको लिख देता हूं मैं आर सी। तो आर बी और आर बी डैश क्या होगा, आर बी और आर बी डैश क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि सेम पॉइंट पे किए हैं। ठीक है, तो या फिर मैं इसको आर बी लिख के चल लेता हूँ। आर बी को अगर दोनों बराबर होगा तो इसको लिखने की जरूरत ही क्या है, आर बी लिखता हूं मैं। ठीक है, और बराबर बराबर तब होगा जब दोनों का लोड होगा। यहाँ पे तो दोनों का लोड भी डिफरेंट है ना। तो अभी आप क्या करोगे कि चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखोगे, इस सेक्शन के लिए लिखना है, इस सेक्शन के लिए लिख रहे हैं तो 1/2 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि 3 टी आएंगे 9। आर ए प्लस आर बी आपका आ गया कितना, 9 किलोन्यूटन, 9 किलोन्यूटन आया। और अगर हम मोमेंट अबाउट बी के अबाउट 0 ले रहे हैं तो आर ए इंटू क्या लिखेंगे, आर ए इंटू 3 और इक्वल टू 6×3 = 18, यानी कि ये हो गया 9 इंटू इसका हो गया 9 इंटू 3 का 2/3, 3 से 3 कट गया और ये हो गया कितना, 3 से ये 3 मरतबा कट गया, ये बच गया 6। तो आर ए आ गया यहाँ से कितना, आर ए आ गया आपका 6। तो आर बी कितना आ गया, आर बी आ गया 3। यहां से आर बी आया एक, पहला 3। दूसरे पे आइए, दूसरा कह रहा है कि यहां से लिखेंगे आर बी प्लस आर सी इक्वल टू कितना लिखेंगे, लिखेंगे एरिया। तो 4 दूनी 8, 8/2, तो ये हो गया कितना 4, 4 गुना 8, 1/2 गुना 2 कट गया तो 4। और आर बी से आर सी के अबाउट लिख रहे हैं हम, तो आर बी इंटू 2, आर बी इंटू 2 और इक्वल टू लिख देंगे एरिया। एरिया कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 का 1/3, 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहां से कट गया क्या, 2 मरतबा 2 दूना 4। तो आर बी यहां से कितना निकला हमको, 2 दूना 4 और 4/3, 4/3। तो आर बी का वैल्यू यहां से कितना आया, आर बी का वैल्यू यहां से आ गया 1.33। तो आर बी इक्वल टू 1.33, ये आ गया सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, ये आ गया सेकेंड पार्ट के लिए, ये आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। और बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट एट बी पे, बेंडिंग मोमेंट एट बी पे 0 है क्योंकि हिंज है, बी क्या है, हिंज है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो आंसर मैच कर लीजिए 0 0 0 और आपको 3 या 1.3 दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है, वो वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है आपको 1.3 वाला। तो ये हो गया आपका आंसर 531 का हो गया आपका डी आंसर। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द बीम कॉलम क्रॉस सेक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो ये बीम, इसका एक्सप्रेशन, द बिहेवियर ऑफ द बीम ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द क्या, मोमेंट, कर्वेचर, एक्सियल कंप्रेशन। ये आंसर हो गया आपका डी। चलिए ये आंसर हो गया कौन सा आपका, ये आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 534 534 द कैंटिलीवर बीम एज सब्जेक्टेड टू अदर मोमेंट एट द फ्री एंड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द स्लोप डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, स्लोप और डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पे बोल रहा है। तो एक अगर कोई कैंटिलीवर बीम है और इस पे मोमेंट लग रहा हो m, तो थीटा एट बी पे लिखेंगे क्या, अगर ये a है और ये b है तो थीटा एट बी के लिखेंगे ml/ei और डेल्टा एट बी पे की लिखेंगे क्या, लिखेंगे डेल्टा, तो यही होगा डेल्टा होगा, ये डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे ml/2ei, एक ये और एक ये। आपका आंसर मैच कर लीजिए कौन सा आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ml/ei और ml/2ei, आपका आंसर मैच कर गया ए। चलिए 534 535 पे आते हैं। द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रॉप्ड रिएक्शन पूछ रहा है, प्रॉप्ड रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 2 पार्ट में बांट लेता हूँ। क्या, पहला क्या है तो प्रॉप्ड रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या कि इस पे एक मोमेंट लग रहा है 30 किलोमीटर का। ठीक है, तो प्रॉप्ड रिएक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन लिखिए, कितना लिखेंगे, इसके वजह से डिफ्लेक्शन लिखेंगे कितना, RLQ, अगर ये L दे रखा है, ये 5 मीटर दे रखा है, ये भी 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया R × LQ, इसको पूरा मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, RLQ/3EI, उसके बाद वैल्यू डाल देंगे। इसको लिखेंगे RLQ/3EI, RLQ/3EI। तो ये R का तो R ही रहेगा और LQ यानी कि 5 का Q और 3EI,
ये हो गया डेल्टा। और इस केस में अगर हमको डेल्टा लिखना होगा तो इस केस में हम डेल्टा क्या लिखेंगे, ml ओवर ई आई। तो ml ओवर ई आई, m कितना है 30, l कितना है 5 और ml स्क्वायर ओवर 2ei ना, ml स्क्वायर ओवर डिफ्लेक्शन लिख रहे थे, ml स्क्वायर ओवर 2ei। अब दोनों को बराबर कर लीजिए, डेल्टा 1 डेल्टा इक्वल टू ये डेल्टा 2 मान लीजिए, ये डेल्टा 1 मान लीजिए, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 क्योंकि सेम ही बीम का है। तो अब क्या करेंगे, r इंटू 5 का क्यू ओवर 2 ओवर 3ei और इसमें लिखेंगे 30 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2ei। तो ei से ei कट गया और 5 स्क्वायर से 5 क्यू कट गया, तो यहाँ बच गया कितना 5। और r इक्वल टू यहाँ से लिख दीजिए, r इक्वल टू यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 से कट गया 15, 5 से कट गया 3 और r हो गया कितना 3 तिहाई के 9। ये 9 किलोन्यूटन का रिएक्शन हो गया। तो ये कितना आया 9 किलोन्यूटन। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो 535 का आंसर कौन सा मैच कर गया, 535 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए 535 हो गया, 536 पे आते हैं। द फिक्स्ड बीम एज द लेंथ ऑफ लेंथ आई हैविंग द कांस्टेंट फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ द टू लोड्स एट द कांस्टेंट थर्ड पॉइंट सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। अब fixed beam AB of length L having constant flexural rigidity EI carries an equal load P at its third point C and D as shown in the figure. Then इसमें पूछ रहा है आपको कि अब आप बताओ थर्ड पॉइंट shown, तो बोल रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी अकर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है। देखिए कि अगर 2 पॉइंट लोड है और दोनों इक्वली स्पेस्ड है यानी कि l/3 है और ये भी l/3 है और ये भी l/3 है, तो इस केस में फिक्स्ड इन मोमेंट कितना लिखते हैं, इस केस में मोमेंट लिखते हैं कितना 2pl/9। 2pl/9 ये फिक्स्ड इन मोमेंट 2pl/9। और अगर ये, और दूसरे केस में क्या है, दूसरा कह रहा है कि अगर हम इसका आपको सीधा ये बना के दिखाएंगे, अगर ये P है और ये भी P है तो अगर, और इसका रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे इसका P और ये भी रिएक्शन कितना हो जाएगा P। ठीक है, तो अब इसका अगर हम BMD ड्रॉ करेंगे, BMD इसका अगर हम ड्रॉ करें तो क्या ड्रॉ करेंगे 2pl/9। 2pl/9 तो ये तो फिक्स है, ये फिक्स्ड इन मोमेंट 2pl/9 हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे यानी कि ये पॉइंट कौन सा है C और ये पॉइंट कौन सा D, तो अगर हम ये C और D की बात करें तो C और D पे l/3 और P से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा pl/3। ये डिस्टेंस हो गया आपको pl/3 और यहाँ से यहाँ तक का जो BMD होगा वो कांस्टेंट होगा और फिर ये यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम क्या pl/3। इसको भी लिखेंगे pl/3 यहाँ तक का pl/3 हो गया और ये हो गया क्या 2pl/9। ठीक है, अब क्या करिए कि इसका नेट BMD अगर हम ड्रॉ करें, नेट BMD अगर हम इसका ड्रॉ करें तो क्या करेंगे, अगर ये 2pl/9 है, 2pl/9 है तो ये भी 2pl/9 है और 2pl/9 है और यहाँ तक तो इसमें है, ये कॉमन है। और इसके ऊपर वाले का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 2pl/9 माइनस pl/3 यानी कि 3pl माइनस 2pl, तो ये हो गया pl/9 और ये भी हो गया pl/9। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, then the third point on the, so then the maximum bending moment will be occur। maximum bending moment कहाँ आ रहा है, ये है आपका maximum moment pl/9 और 2pl/9 में 2pl/9 ज्यादा है, ये है और ये दोनों किसके बीच का हो रहा है, ये हो रहा है A और ये पॉइंट हो रहा है B। तो दो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट A और B के बीच हो रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है 2pl/9 है। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर गया, इसका आंसर मैच कर गया C। 536 537 पे आइए। द सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ कपल एट a point on its span then the shear force बोल रहा है। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक मोमेंट इस पे सपोज दैट लग रहा है तो ये क्या होता है -m/l और दूसरा क्या होता है m/l, रिएक्शन पता है। और इसका क्या पूछ रहा है आपको, देन द शियर फोर्स पूछ रहा है। तो शियर फोर्स तो -m/l तो नीचे जाइए, -m/l तो इसको नीचे जाइए, इसको नीचे जाइए
एम बाई एल, और इसके ऊपर जाइए तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो गया एम बाई एल, ये भी हो गया क्या एम बाई एल। तो बोल रहा है कि देन द शियर फोर्स क्या होगा, एम करेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें क्या होगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट है 537 का, 537 में क्या होगा 537 का यूनिफॉर्मली थ्रू आउट है और ये कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपको 537 का डी। 538 पे आते हैं, 538 पे कह रहा है अ फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन। फिक्स्ड बीम बोल रहा है, फिक्स्ड बीम है, क्या कह रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है और यूनिफॉर्म सेक्शन कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडल हाफ ऑफ लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा दे रहा है और यहाँ पे देन द फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होगा, फिक्स्ड इन मोमेंट इस केस में क्या लिखते हैं, इस केस में लिखते हैं PL/8 और इसमें भी लिखते हैं PL/8। अगर ये P है, ठीक है, PL/8 और P को अगर हम लोड के डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, और यही है P अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं इसको, तो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं इक्वल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। और ये इसको हम अगर इसको लिखेंगे, अगर PL/8 को अगर हम लिखे तो रो एरिया इंटू लेंथ अपॉन 8 लिख सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सेक्शन कैरिंग अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, ठीक है, पॉइंट लोड बोल रहा है कि पॉइंट लोड एट मिड स्पैन लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू एल, इसको क्या रो इंटू विड्थ इंटू डेप्थ इंटू लेंथ अपॉन 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हमको जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं BD/12, तो BD/8 आ रहा है। अगर इसको इसी के टर्म में बनाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हाफ कर देगा तो फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होगा, फिक्स्ड इन मोमेंट ही है, फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होगा, ये इतने टाइम से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिक्स्ड इन मोमेंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज कर गया, उसके बाद आंसर इंक्रीज कर गया, उसके बाद चलिए 539 में आते हैं, 539 पे बोल रहा है और सर्कुलर स्टील bar of diameter D and length 3L is fixed at both ends, loaded as intermediate section HT and 2T shown in the figure. Then the support reaction क्या होगा। देखिए अगर ये दोनों क्लॉकवाइज में है तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों ये जो होगा ये दोनों इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ MA, इसको मान लेता हूँ MB, क्योंकि ये मोमेंट T और 2T लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका सेक्शन बना लेते हैं, ये पहला आपका सेक्शन हो गया और ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया और ये आपका तीसरा सेक्शन हो गया, ये आपका चौथा सेक्शन हो गया, ठीक है। अब पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। अगर इधर M है तो इधर भी क्या आएगा, M आएगा, और फिर इधर भी क्या आएगा, M आएगा, और इसी पॉइंट पे 2T का लगा हुआ है, ये 2T इधर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 2T, इधर भी क्या हो जाएगा M प्लस 2T, ये बीच वाले पे इस पे हमने कर दिया M प्लस 2T हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, इसमें क्या होगा M प्लस 2T प्लस 1T, तो M प्लस 3T हो जाएगा, M प्लस क्या हो जाएगा 3T हो जाएगा, ये आ जाएगा M प्लस 3T, और इसी पॉइंट पे देख रहे हैं M3 है तो इस पर इधर भी M3 अगर इसको MB बोलते हैं, MB इक्वल टू क्या हो जाएगा M प्लस 3T, ये वाला M प्लस 3T दोनों मैच कर गया, ठीक है। दोनों ये हो गया आपको मैच कर गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है कि इसको आगे, अब इसको चलिए आगे करते हैं। ये हो गया, अगर M हमने इधर माना है, अगर M ने हमने इधर माना है तो इसके हिसाब से मैंने ये कर दिया है। चलिए अब क्या बोलता है कि इसके बीच का देन द सपोर्ट रिएक्शन कैन बी, MA और MB बोल रहा है, ठीक है। तो MA और MB के लिए क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू लिखते हैं ML ओवर G, ML ओवर G, M ओवर क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं T/G इक्वल टू टाउ बाय R, T/J इक्वल टू टाउ बाय R इक्वल टू G थीटा बाय L, इसको लिखते हैं T/J
टी बाय जे इक्वल टू टॉ बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल, टी बाय जे लिखते हैं, ठीक है। और ये थीटा लिखते हैं तो थीटा को लिखते हैं क्या, थीटा को लिखेंगे टी, थीटा को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टी एल बाय जी जे, टी एल बाय जी जे, और टी के जगह पे हमारा क्या है, मोमेंट है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, यही चीज हम कह रहे थे आपसे। और अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अभी लिखने के लिए अभी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, माइनस एम ए इंटू एल का एल कितना दे रखा है, एल सबका एल ही दे रखा है, तो एम एल ओवर जी जे प्लस एम एल ओवर जी जे, और इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू माइनस टू टी प्लस एम माइनस टू टी, ये टेंसाइल है ना, प्लस टू टी लिखेंगे, प्लस टू टी लिखोगे, टू टी प्लस एम, और ये लिखोगे कितना, हाँ ठीक है, प्लस है, प्लस टू टी एम बाई जी जे, टू टी एम और एल बाई जी जे, प्लस इसको लिखेंगे थ्री टी प्लस एम प्लस एम ए, यानी ये सारा एम ए एम एल ओवर जी जे, ठीक है सबको, और इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो, ये इक्वल टू एम एल ओवर जी जे इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ये हो गया कितना, एम ए और एम ए, थ्री एम ए प्लस टू टी और थ्री एम ए प्लस फाइव टी इक्वल टू, थ्री एम ए प्लस फाइव टी इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। तो एम ए इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस फाइव टी बाय थ्री, एम ए इक्वल टू क्या लिखे, माइनस फाइव टी बाय थ्री, तो एम ए इक्वल टू माइनस फाइव टी बाय थ्री, ये आया क्या, ये आया माइनस में, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एम बी लिखेंगे, तो एम बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी इक्वल टू लिखेंगे थ्री टी, ये हो गया टू टी माइनस एम बी लिखना पड़ेगा, माइनस एम बी, एम ए कर लीजिए, एम बी लिख रहा है तो एम ए लिख लीजिएगा, तो थ्री टी माइनस फाइव टी बाई थ्री, नाइन टी माइनस फाइव टी इक्वल टू फोर टी बाय थ्री, 4t/3 प्लस का आया। तो अब देख लो, अगर इसमें क्लॉकवाइज, इसमें अब मिलान कर लीजिए, एम ए आ गया -5t/3 और एम बी आ गया 4t/3। तो इसका आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है, इसका आंसर आपका मैच कर रहा है टी। चलिए 539 हो गया, 540 पे आते हैं। तो 540 पे कह रहा है, इफ द फॉलोइंग फिगर आर रिप्रेजेंट द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन द लोडिंग कंडीशन ऑफ द बीम वुड, लोडिंग कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें लोडिंग कंडीशन आपको निकालना है, इसको मैं इसको निकालना है। तो इसमें देख लीजिए कि अगर ये रिप्रेजेंट द शियर फोर्स डायग्राम, अगर शियर फोर्स डायग्राम है ये, तो चेंज इन शियर फोर्स ये आपको क्या दे देता है, चेंज इन शियर फोर्स आपको देता है, आपको क्या ये दे देता है, आपको एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम दे देता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 किलो न्यूटन, तो यहाँ से हम सपोर्ट जान रहे हैं कि वो सपोर्ट होगा 1 किलो न्यूटन होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है और यहाँ से यहाँ के बीच का यूडीएल है, तो यहाँ तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद यूडीएल है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 मीटर का जो वैल्यू है वो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया लोडिंग है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में कह रहा है कि ये और यहाँ पे जो मोमेंट ये आ रहा है वो कितने का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट dm by dx क्या होता है, यही होता है शियर फोर्स। और शियर फोर्स देख रहे हैं कांस्टेंट है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आपको कपल लग रहा होगा, ठीक है, एक कपल लग रहा होगा। तो वो देखना है कि कपल आपको कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहीं पे लग रहा होगा कहीं,
यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से तो यहाँ से तक तो यूडीएल है, और कपल लग रहा होगा कहीं यहाँ किसी बीच में आपको कपल लग रहा होगा, ठीक है। कपल लग रहा होगा तो पहले तो देख लीजिए शियर फोर्स कितना, ये आ रहा है कितना 1 किलो न्यूटन, ये आ रहा है 3 किलो न्यूटन, और 1 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन। तो अभी कर लीजिए ये कितना लोड होना चाहिए, ये लोड होगा कितने किलो न्यूटन का, ये लोड 3 1 4 है, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा कितना 2 मीटर का, ये दे रखा है 2 मीटर, ये दे रखा है 1 मीटर 1 मीटर ये दे रखा है। तो ये हो गया 3 1 4, और ये 2 किलो न्यूटन का अगर लोड हो कहीं पे तो ये मैच कर रहा होगा, 2 किलो न्यूटन मीटर का लोड हो कहीं पे तो ये मैच कर रहा होगा। ये 2 किलो न्यूटन का मोमेंट दिखा रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का ये लेंथ, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर का मोमेंट, ये 4 किलो न्यूटन पर इसका मोमेंट दिखा रहा है। तो ये मोमेंट 4 किलो न्यूटन का होगा क्या, 3 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन, ये आ रहा है 1 किलो न्यूटन और 1.5 किलो न्यूटन, छोड़िए dm by dx equal to 0। 41 पे the magnitude of the shear force is constant then the magnitude of the slope, magnitude of shear force is constant dv by dx equal to load, the जो shear force constant then the magnitude of the slope ऑफ बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होगा, वो भी क्या होगा कांस्टेंट ही होगा, वो भी क्या होगा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया डी, 541 हो गया, 542 पे है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एट दैट सेक्शन वुड बी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा 0 होगा। 542 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यही होगा इक्वल टू शियर फोर्स, यानी कि शियर फोर्स 542 का 543 पे है। द यूनिफॉर्म shear force throughout the span of a simply supported beam, that beam can carries a concentrated load admit them anywhere in the couple in anywhere in the ये हो जाएगा कितना anywhere in the सेक्शन, ठीक है। तो इसका 543 का आंसर हो जाएगा कौन सा कपल, ठीक है। आंसर हो गया बी। 544 पे आइए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड, अगर ये तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इसका आ जाएगा कितना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड इन पे होगा, और ये कितना होगा P इंटू एल का होगा, तो ये इसका PL होगा, ये ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा इसका क्या PL, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड इन 544 का आंसर क्या हो जाएगा, 544 का आंसर ए हो जाएगा। 545 पे आइए, 545 पे आते हैं। 545 पे कह रहा है कि द गिवन फिगर ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम ABCD, बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट पोर्शन, शियर फोर्स अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है तो dm बाई dx इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट आया, यानी कि शियर फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कब आएगा, जब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका, बेंडिंग मोमेंट इन दोनों के बीच में क्या करेगा, मतलब आपको ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। पहली बात तो आपका ये कांस्टेंट होगा, पहली बात कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगा नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लूं तो भी आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैसे कि आप एक ये समझ लीजिए कि एक बीम है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि दो पॉइंट लोड है, और यहाँ पे आने का मतलब है कि यहाँ एक लोड लग रहा होगा, और यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे भी एक लोड लग रहा होगा। अगर अब हम इसका SFT ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये P है, तो यहाँ से यहाँ तक तो P, उसके बाद 0, तो ये हो गया वैल्यू P, और ये भी हो गया P, और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, फिर ये वैल्यू P और ये वैल्यू P, ये वैल्यू P और ये वैल्यू P। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करें तो P इंटू जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ तक लीनियरली होगा। अगर मैं इसको L मान लूँ, इसको भी L मान के चलता हूँ, तो P इंटू L
तो ये हो गया PL। और इसके बीच का क्या होगा, दो पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्स लीनियरली कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ मैच कर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, PL हो जाएगा। तो शियर फोर्स क्या हो रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो रहा है, दिस इज नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 545 का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, डी हो जाएगा। 546 पे आते हैं। 546 में कह रहा है द कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू UDL थ्रू आउट द लेंथ, देन द मैक्सिमम शियर फोर्स 2 किलोन्यूटन and the maximum bending moment 400 kilonewton and span L, then the beam in meters is, beam बोल रहा है कि आपको कितने मीटर का होगा। ठीक है, 546 में कह रहा है कि अ कैंटिलीवर बीम है थ्रू आउट द लेंथ, द मैक्सिमम शियर फोर्स इज 200 किलोन्यूटन, यानी कि ये दे रखा है 200 किलोन्यूटन का है, एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 400 किलोन्यूटन का है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 400 किलोन्यूटन का है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 400 किलोन्यूटन और स्पैन L, अगर ये स्पैन L है, ये भी स्पैन L है, तो क्या रहा है, तो उसका लेंथ आपको बताना है। तो इसका मैक्सिमम, अगर इसका शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स कितना आएगा, अगर कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू UDL है, अगर ये UDL है तो इसका शियर फोर्स क्या लिखोगे, शियर फोर्स लिखोगे आप, शियर फोर्स एट ए लिखोगे कितना, W इंटू एल, यही होगा शियर फोर्स इसका, W इंटू एल, और ये हो गया आपका शियर फोर्स। ठीक है, और अगर इसका बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो ये कितना हो जाएगा, WL² by 2, और ये इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इतना इसका वैल्यू दे रखा है 200 किलोन्यूटन, और इसका वैल्यू दे रखा है 400 किलोमीटर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया WL² इक्वल टू 800 किलोन्यूटन। अब दोनों को डिवाइड कर दिए, शियर फोर्स बाय बेंडिंग मोमेंट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 200 डिवाइड बाय 200, नहीं इसको ऐसे करिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिवाइड किया है ना, तो इसको ऐसे करिए, यहाँ पे लिखते जाइए क्या कि इसको किया है, तो इसको लिखिए WL बाय 2 और WL², देन WL बाय 2 शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है WL² इक्वल टू, ये लिखोगे कितना वैल्यू, ये लिखोगे आप WL का वैल्यू कितना दे रखा है 200, और WL² का वैल्यू कितना दे रखा है 800, तो इसको 800 करिए, W से W कट गया, L से L कट गया, तो कितना हो गया 200, L इक्वल टू 800 हो गया, और L इक्वल टू कितना हो गया, 2 चौका 8 यानी कि 4, L इक्वल टू 4 मीटर हो गया। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, L इक्वल टू 4 मीटर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आपसे क्या कह रहा है, 547 पे आते हैं। 547 में कह रहा है कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू एन एंटी क्लॉकवाइज couple of momentums at a section C at a distance A from the support, then the maximum shear force बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम है, एक कोई कैंटिलीवर बीम है, और बोल रहा है सब्जेक्टेड टू एन लेंथ L सब्जेक्टेड टू एन एंटी क्लॉकवाइज कपल M at the section C distance A from the सपोर्ट से ए डिस्टेंस पे एक कोई एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो ये वाला नहीं, ये क्लॉकवाइज लगा दिया हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, ये लेंथ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज M है, ये डिस्टेंस M है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग गया सेक्शन, ये C है, ये A, ये B और ये C, सब्जेक्टेड टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट C डिस्टेंस A फ्रॉम द सपोर्ट, देन द मैक्सिमम शियर फोर्स इज, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स लोड के इक्वल टू आएगा, लोड है नहीं, मोमेंट तो जीरो है, तो इसका 547 का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 547 का आंसर हो गया आपका जीरो। 548 पे आते हैं, 548 पे 548 में कह रहा है एसएफडी बिटवीन द टू सेक्शन वेरीज लीनियरली, अगर एसएफडी वेरीज कर रहा है, एसएफडी वेरी कर रहा है लीनियरली, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा करेगा, पैराबोलिकली करेगा।
ठीक है, तो इसका पैराबोलिकली करेगा तो यानी इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 549 पे आइए, 549 पे करा अ सेक्शन ऑफ बीम सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट। सडन चेंज अगर बेंडिंग मोमेंट में कर रहा है तो बीम में क्या लग रहा होगा, बीम में कपल लग रहा होगा, तभी तो सडन चेंज कर रहा होगा। 559 का आंसर हो जाएगा, 550 का आंसर हो जाएगा बी। 549 550 पे आइए। और फ्रीली सपोर्टेड बीम, फ्रीली सपोर्टेड मतलब ये एक बीम बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम को फ्रीली सपोर्टेड बीम अब स्पैन 6 मीटर सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड 60 किलोन्यूटन एट मिड स्पैन, 60 किलोन्यूटन एट मिड स्पैन, देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, सिमेट्री से देख रहे हैं कि रिएक्शन कितना आएगा 30 और ये डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर 3 मीटर, तो हमने ये पूरा जाके आ रहा है 6 मीटर का। ठीक है, तो ये पूरा आ जा रहा है 6 मीटर का। अब बताइए 3 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे लोड ऐड कर रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी पे मान लीजिए, ये अगर ये पॉइंट अगर हम सी मान दें, ये ए और ये बी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी पे कितना लिखेंगे 30 × 3 दैट इज क्या होगा 90 किलो न्यूटन, 90 किलो न्यूटन, यही आपका आंसर हो जाएगा 90 किलो न्यूटन। अब मैच कर लीजिए तो 30 या 90 किस में आ रहा है 550 का आंसर, 550 का आंसर हो गया 90 किलो न्यूटन, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए 590 का हो गया, 591 पे आते हैं। ठीक है, 591 में करा द फ्रीली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन द शेप ऑफ द बीएमडी। अगर ये बोल रहा है कि फ्रीली सपोर्टेड बीम यूडीएल है तो बीएमडी का शेप कैसा होगा, पैराबोलिकली होता है, ये नहीं पैराबोलिकली होता है, ये तो बन जा रहा है ना, इसको बना दीजिए पैराबोलिकली, इसको बना दीजिए, ये होगा क्या पैराबोलिकली, ये होगा 2 डिग्री का। ठीक है, पैराबोलिकली पैराबोला होगा, दैट इज ऑप्शन आपका क्या हो गया 551 का आंसर हो गया डी। 552 पे आइए, 552 पे कह रहा है द डबल ओवरहैंग बीम कैरिंग अ यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अगर एक डबल ओवरहैंग बीम है तो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। इसका बीएमडी मैंने आपको एक दिन पूरा डेराइव करके दिखाया है कि ये इसका बीएमडी होता है। ठीक है, ये इसका बीएमडी है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने मिले, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिले यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दैट इज आंसर बी। तो इसका 552 का आंसर हो जाएगा बी। 552 हो गया। 553 पे आइए, 553 पे कर रहा है अ बीम एबीसीडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बी एट बी एंड सी, सिंपली सपोर्टेड बी और सी पे कर रहा है, तो बी और कर रहा है अ बीम ऑफ एबीसीडी सिंपली सपोर्टेड एट बी एंड सी, बी और सी पे, इसको मान लीजिए ए बी नहीं छोड़िए, इसको अच्छे से करते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं। एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और ए बी सी डी सपोर्टेड एट बी एंड सी, ये बी और सी पे सपोर्टेड है, बी और सी पे सपोर्टेड है, ए बी सी और ये हो जाएगा डी। और बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा एल है, ओवरहैंग ऑन ईच साइड ए है, इधर भी ओवरहैंग है, और ये कैरिंग अ यूडीएल ओवर एंटायर लेंथ, और द एंटायर लेंथ यूडीएल लगा दीजिए। देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में मैंने आपको डेराइव ऑलरेडी करा रखा है, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया था कि आपको देखना है। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पे आता है कितना W/8 L² - 4A², ये हमने आपको डेराइव करके दे रखा है और आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये WL² 8 माइनस WA² 4 दूना 8, ये हो गया 2। इसका आंसर मैच कर लीजिए WL² 8 और WA² 2, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बी। 553 का हो गया। 554 पे आते हैं। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, बोल रहा है कि एक कोई प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बताइए। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अगर मैं यूडीएल लगा देता हूँ अगर सपोज दैट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यूडीएल के केस में और या फिर पॉइंट ऑफ कुछ भी लगाओगे तो उसमें एक इसका बीएमडी आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, इसका बीएमडी ऐसे बनता है और इसमें आपको मिलता है एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, और इसकी बात करेंगे अगर बात करें पॉइंट ऑफ, इस केस में अगर इसी केस की बात कर लेते हैं तो इसका हमने कई बार आपको रिएक्शन दिखा रखा 3/8 WL, और यहाँ पे मोमेंट निकाल लीजिए क्या होगा 3/8
डब्ल्यू एल इंटू एल माइनस मोमेंट एट ए निकाल रहा हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लिया बी। 3w बाई एल मोमेंट एट ए निकाल रहा हूँ ना, तो 3w बाई एल 18 और ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 3w एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ये हो गया कितना 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो ये क्या हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। इसका बेंडिंग मोमेंट आपको बता दिया। और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे पूछ रहा है अभी आपसे, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो जाएगा एक 554 का हो जाएगा ए। 555 पे आते हैं। 555 पे कह रहा है अ फिक्स्ड बीम ए बी ऑफ 6 मीटर लेंथ कैरिंग अ वर्टिकल लोड 90 किलो न्यूटन। फिक्स्ड बीम है और ये 6 मीटर का है और कह रहा है कि कैरीज अ वर्टिकल लोड 90 किलो न्यूटन का, 90 किलो न्यूटन का एट 2 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ई। अगर ये 2 मीटर है तो ये 4 मीटर है। देन द फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए एंड बी। तो फिक्स्ड इन मोमेंट पे बोला है ए एंड बी, तो इसके लिए मोमेंट क्या लिखेंगे, इसके लिए मोमेंट लिखेंगे लोड इनटू उधर का डिस्टेंस इनटू लोड इनटू इधर का डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, तो इधर का लिखेंगे तो पी ए बी स्क्वायर बाय एल लिखेंगे। पी ए बी स्क्वायर बाय एल इस साइड का लिखिए, तो इस साइड का लिखे, इस साइड के लिए क्या लिखेंगे, इस साइड के लिखेंगे पी ए बी स्क्वायर बाय एल। इसको लिखिए पी ए बी स्क्वायर बाय एल और इसको लिखेंगे पी और इसको लिखेंगे क्या पी बी ए स्क्वायर बाय एल। ठीक है, यही फिक्स्ड मोमेंट है। तो इसको लिखिए पी कितना है 90, ए कितना है 2, बी कितना है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर का वैल्यू है आपको छठा के 36 रख दीजिए और इसको काटिए। 4 चौका 16, 4 नंबर 36, 9 से काटिए 10 दूना 20 चौका 80 किलो न्यूटन का ये आ गया। इसको काटिए कितना है 90, बी कितना है 4, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया ए। ठीक है, तो 90 इंटू ये b इंटू ए का स्क्वायर बना 4 और ये हो गया कितना एल से 36, 4 नंबर 36 कर दिया, 9 से काटिए तो 10, 10 चौका 40 आया आंसर। तो अब आंसर मैच कर लीजिए 80 और 40 किस में मैच कर रहा है, यही दो आंसर हो जाएगा 80 और 40 और 80 नहीं। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर गया, इसका आंसर मैच कर गया ये आपका आंसर सी। ठीक है, चलिए आंसर मैच कर गया सी। और 56 पे आते हैं। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ लोड W पर मीटर स्पैन। बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ लोड W पर मीटर स्पैन। बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट हम कितना निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है ना, तो बेंडिंग मोमेंट 556 में इसका बेंडिंग मोमेंट निकालिए। क्या लिखेंगे 556 में the bending moment of a simply supported beam carrying a load W per meter and L है, ये स्पैन दे रखा है, ये L है। ठीक है, ये स्पैन L दे रखा है और इसका कह रहा है कि आपको इसका बेंडिंग मोमेंट बताइए। तो बेंडिंग मोमेंट आप बताओगे तो इस केस में क्या लिखते हो PL/8, इस केस में क्या लिखते हो PL/8 PL/8। तो अब क्या है PL/8 और इस केस में पॉइंट लोड है ना, तो पॉइंट लोड है तो आप इसको करिए क्या, पहला तो इसका बेंडिंग मोमेंट ना, तो बेंडिंग मोमेंट W/2 और L/2 करिएगा। तो W/2 इंटू L/2, W/2 इंटू L/2 तो क्या होगा WL/4। तो इसका हो जाएगा पहला तो ये WL/4 हुआ और फिक्स्ड इन का मोमेंट का ये फिक्स्ड इन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा WL/8, ये भी WL/8 और ये भी क्या हो जाएगा WL/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा WL/8, जो कि इसमें कहीं मैच नहीं कर रहा है। और ये आपका 56 है ना, 56 का यही आंसर है और बाकी ये आपका WL/8 दे रखा है। अगर इसको स्मॉल अगर इसको कैपिटल W में लिखें तो WL/8 अगर, तो एक आंसर आपका मेरे हिसाब से अगर कैपिटल W अगर इसको मान के अगर इसको चलते हैं तो भी आपका कौन सा मैच करेगा, तो आपका मैच कर रहा है एक ये वाला। ठीक है, चलिए, और अगर ये UDL होता तब इसका केस अलग होता है।
556 हो गया, 556 558 पे आइए, 556 557 पे, 557 में कह रहा है आपसे क्या, द फिक्स्ड बीम ए बी हैज हिंज एट सी एट मिड स्पैन। बोल रहा है कि एक अगर यहाँ पे मिड स्पैन है, फिक्स्ड बीम है और ये सी है, ये ए है, ये बी है, फिक्स्ड बीम डब्ल्यू एट डब्ल्यू अप्लाइड एट सी, व्हाट इज द फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए। इसमें पूछ रहा है कि आपको फिक्स्ड इन मोमेंट बताइए। डब्ल्यू अगर ये आपका दोनों पे लग रहा है और इसके बाद पूछ रहा है कि फिक्स्ड इन मोमेंट बताने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, तो इस पे लिखोगे एम मोमेंट अबाउट ए के हिसाब पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए, अगर ये ए है और ये इसको मान लेते हैं बी है, तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ऐसे भी बताया था आपको। तो ये क्या हो गया, एल बाई टू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, दो दुना 4, 4 दुना 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 हो गया। एल स्क्वायर से तो ये क्या एल स्क्वायर कट ही जाएगा, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू एल, हाँ ये हो गया कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया तो डब्ल्यू एल बच गया ना। इसको पूरा लिखिए, इसको पूरा लिखते हैं, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर और एल कट गया तो एल क्यू, डब्ल्यू एल क्यू, 2 दुना 4 दुना 8, 8 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर से एल कट गया तो एल, तो डब्ल्यू एल बाय 8 हुआ आंसर इसका। ठीक है, तो डब्ल्यू एल बाई 8 आपका आंसर मैच कर गया पहला। 556 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 557 है, 557 का आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 8। 558 पे आइए, द शियर फोर्स बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग बोल रहा है ना, प्योर बेंडिंग में क्या होगा, शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, तो प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, तो यानी कि क्या होगा, शियर फोर्स कांस्टेंट होगा यानी कि 0 होगा, तो इसमें आ जाएगा प्योर बेंडिंग मोमेंट में 558 का आंसर क्या लिखोगे, 558 का आंसर लिखोगे सी, यानी कांस्टेंट यानी कि 0, तो प्योर बेंडिंग मोमेंट हो गया। उसके बाद आइए 559 पे, द सिंपली सपोर्टेड बीम इज द पैराबोलिक लोडिंग विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी डब्ल्यू एट द सेंटर, देन द मैक्सिमम शियर फोर्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम शियर फोर्स क्या बोल रहा है, simply supported beam has parabolic loading with maximum intensity W। अगर ये एक कोई पाराबोलिक बोल रहा है, ठीक है, इसको कोई, अगर ये कोई बीम बोल रहा है कि जो पाराबोलिक है, बीम बनाइए और ये पाराबोलिक बनाइए, और बोल रहा है कि मैक्सिमम एट सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, W है, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन निकालना है, तो रिएक्शन क्या होगा, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 1/2, और एरिया का आधा होगा, एरिया को आधा कर लेंगे तो 2/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2/3 W इंटू एल, 2/3 W इंटू एल, और आधा कर लेंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पे बराबर इक्वल में एरिया में बढ़ जाएगा। तो इसको कर लीजिए, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको दे रहा है इक्वल टू 2 से 2 कट गया, तो WL/3 बोल रहा है, WL/3 आया इसका, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, सी, ठीक है। और इसका शियर फोर्स भी डायग्राम बना सकते हैं हम, WL/3 बोला है तो WL/3 यहाँ लिख दीजिए, WL/3 लिख दीजिए, यहाँ से क्या होगा, ये आएगा ऐसा और ये ऐसा, थीटा यहाँ पे क्या होगा, स्लोप होगा 0, यहाँ पे भी स्लोप होगा 0, स्लोप होगा 0, ये हो गया आपका आंसर। फिर 559 पे हो गया, 560 पे आइए, 560 पे द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ कंजुगेट बीम इन द शियर फोर्स। देखिए अगर कंजुगेट बीम लिखे और इधर रियल बीम लिखे, अगर इस कंजुगेट बीम का मोमेंट होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, मोमेंट अगर कंजुगेट बीम में अगर मोमेंट हुआ तो ये यहाँ का डिफ्लेक्शन देगा, और अगर यहाँ पे अगर इधर पे अगर शियर फोर्स हुआ
तो यहाँ पे क्या देगा, अगर यहाँ पे शियर फोर्स होगा तो यहाँ इस जगह पे रियल बीम में आपको उस जगह पे स्लोप मिलेगा, ये रियल बीम है, ठीक है। आपका आंसर हो गया क्या, द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द कंजुगेट, बेंडिंग मोमेंट क्या देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा। तो 560 का आंसर क्या आ जाएगा, 560 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया है, और अब एक लास्ट क्लास बच रहा है इस टॉपिक का, जो कि खत्म होने के लिए 40-50 क्वेश्चन और है हार्डली, तो ये मोटा मोटी आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ये चैनल कैसा, अगर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इसको कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी जोड़ सकते हैं अगर आप चाहो तो। और उसके बाद जो है, जो भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं वो कंसेप्ट, अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन फास्ट कर रहे हैं तो उसका कंसेप्ट पहले हमने ज़्यादा टाइम देकर के डील कर रखा है, इसलिए यहाँ पे वो कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट यूज कर ले रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका रिविजन में आपको क्वेश्चन करने का स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड के साथ अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि आप कभी ये ना सोचें कि ये सिर्फ उत्तराखंड पीएससी के लिए, उत्तराखंड एई के लिए कराया जा रहा है। ये एई जेई सबके लिए सेम कंसेप्ट है, सबके लिए सेम चीज़ है। आप कोई सा भी करेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। चलिए तो ठीक है।